से आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। युवा रंगमंच कार्यशाला के अंतर्गत ये प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसका नाम है नागमंडल, जिसको निर्देशित किया है सारांश भट्ट, जो हमारे अकादमी के ही पूर्व छात्र हैं, और नाटक लिखा है गिरीश कार्नाड ने। प्रस्तुति शुरू हो उससे पहले आपसे जो रिक्वेस्ट है वो आप जानते होंगे क्या है। अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ कर लें। दूसरी बात ये कि वीडियोग्राफी ना करें बीच में, और फ्लैश ना चमकाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मोबाइल में साइलेंट और स्विच ऑफ कर लीजिए, वक्त है हमारे पास। फ्लैश फोटोग्राफी भी हाँ, फ्लैश फोटोग्राफी तो जानते हैं लोग। और तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। प्रस्तुति का नाम है नागमंडल, नाटककार गिरीश कर्नाड, निर्देशक सारांश भट्ट। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक नागमंडल। लगता है मैं मरने वाला हूं।
सुना आपने? मैं अभी थोड़ी ही देर में मर सकता हूँ। नाटक की मृत्यु नहीं, असली मृत्यु। आप लोगों की आंखों के सामने ही मेरे प्राण पखेर उड़ सकते हैं। मुझे एक सन्यासी ने कहा था, तुम्हें इस मास में कम से कम एक दिन पूर्ण जागरण करना चाहिए, तभी जिंदा रह सकोगे, नहीं तो महीने की आखिरी रात मर जाओगे। उसके ये कहने पर मैं ये सोचकर हंस पड़ा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है। पर नहीं, अब तक 29 रातें गुजार चुका हूं, एक रात भी पूरी तरह जाकर संभव ही नहीं हो सका। प्रत्येक रात जाने अनजाने नींद का झोंका आ ही जाता था, आंख लग ही जाती थी, और जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो बाद में पता चलता था कि वो एक सपना ही था। इसी प्रकार 29 रातें गुजार चुका, एक रात भी पूरी तरह जागरण संभव नहीं हो सका। ये अंतिम रात है। ये भी कैसे विश्वास करूं कि जो बात अब तक संभव नहीं हो सकी वो आज संभव हो जाएगी। आप लोगों के देखते ही देखते मुझे नींद का झोंका आ सकता है, और अगर कुछ ऐसा हो तो समझना चाहिए कि मेरा सर्वनाश हो गया। मैंने उस सन्यासी से पूछा था, भला मेरा अपराध क्या है, मेरी किस गलती के लिए ये मुसीबत मेरे गले पड़ी है। तो सन्यासी ने बोला, लेखक, तुमने नाटक लिखे, खिलाए हैं। तुम पर विश्वास करके तुम्हारी नाटकों को देखने आई जनता को उबड़ खाबड़ कुर्सी बेंचों पर बैठने से ना तो नींद आई और ना ही पूरी तरह आराम मिला। वही अनिद्रा शाप बनकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, मृत्यु बनकर तुम्हारी ताक में है। वैसे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे नाटक इतने परिणामकारी होंगे। ये अंतिम रात है, इसीलिए घर छोड़कर भाग आया हूँ। यही सोचकर आया हूँ कि लेखक होने के घमंड में जिन लोगों को मैंने आजन्म तंग किया, उनके सामने मरना ठीक नहीं। इस उजाड़ मंदिर में जिसका विग्रह भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है और जिसका कोई नाम भी नहीं है, सबसे आंखें बचाकर मरने के लिए ये जगह सही है। मानो इसीलिए बनी हो। पर एक बात तो सत्य है कि अगर इस बार जिंदा बच गया ना, तो कहानी नाटक सब लिखना बंद कर दूंगा। कहानी, कथानक, प्लॉट, थीम इत्यादि कुछ भी छूंगा तक नहीं, भगवान की कसम। अरे कौन है वहाँ? कौन है? कौन बातें कर रहा है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? आधी रात में सुजने मंदिर में कौन चिल्ला रहा है? केवल दिए की ज्योतियां है, बत्ती नहीं, दिया नहीं, दिया पकड़ने वाला नहीं, केवल ज्योतियां बिना किसी आधार के हवा में तैरती चली आ रही है, बातें भी कर रही है। ये कैसा करिश्मा? कहीं ये भूत प्रेतों की करामात तो नहीं? या फिर मृत्यु का चमत्कार है? अरे ये का ज्योति आता तो हम सब पहले नहीं आई हो। अरे वो हमारे घर के मालिकार है ना, मालूम बा कितना कंजूस। कितना? ओकर मेहरारू ज्यादा पैसा खर्च करेले, ई समझ के खुद ही पैड़ी के आवेला। और पता है, आज दिया जलौले 1 घंटा भी न भइल रहे, ओकर तेल ही खत्म हो गई। इकर घर में मूंगफली का तेल भला कितने दिन चले, और अरंडी के तेल का डिब्बा पहले से ही खाली पड़ रहे। का करती घर में? एक बूंद तेल न रहे,
और कोनो उपाय न होइला से सब सुई गए तो हम ही चल बनी। कसमे का था, मूंगफली का था, यार वे सहन कैसे करते हैं? हम तो एक घाट के नीचे रहते, हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल के सिवा दूसरा कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं होता। अरे हमारी बात छोड़ा, रोज आने के समय से कोई आधा घंटा पहले आई होंगी, पर तुहार साथे मिट्टी के तेल के ज्योति इकार तो महीनों पता न रहेला। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ अरे आजे का है, आगे से तो ऐसा लागा था रोजा जल्दी छुटकारा मिल जाए। काहे गलो? हाँ, बताओ। अरे हमारे मालिक का अम्मा बहुत बुढ़ा नहीं, पेट में घाव, पीठ में दमा, खांसी, मलमूत सब कुछ बिस्तर में, मरा तो नहीं न जिया। अब खांसी तनी रमवा की मर्जी, क्यों सो नहीं सका, दिन रात खा मचाए रही, हमाओ को छुटकारा नहीं रहा। हालत इस रही उनके, आज सवेरे टपक गई। अब तो घरे में केवल दुई मनई केवल दुई मनई, एक हमारे मालिक और उनका मेहरारू। मेहरारू तनी सुंदर पता है, काली चुवन बस मैली हो जाए, सोना जैसे चमकत है, और तो अंधियार होता है बस हमका बाहर निकाल दे। You are so lucky। हमारे मालिक को तो अपने वाइफ का अंग देखने पर ही गर्मी चढ़ती है, इसलिए अंधेरे में होने वाले सारे काम के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ लाइट की जरूरत होती है। इनका मालिक तो बहुत ही परम है। ना था रात के समय दिया बुझते ही सारी ज्योतियां गांव के बाहर मंदिर में एकत्रित होती है, वहाँ भी गप्पे मारते हुए सारी रात बिताती है। वही इस मंदिर में एकत्रित हो गई क्या? बहुत पता नहीं कहीं गई। आप बताओ। अरे इतनी देर क्यों? कहाँ थी? It's too late। क्या बताऊं रे बाबा, आज तो मेरे घर में लफड़ाई हो गया। What happened? क्या हुआ? आप लोगों को मालूम ही नहीं है, मेरे घर में केवल दो ही प्राणी है, एक बुड्ढा और एक बुड्ढी। आज बुड्ढी खाना खाकर गोबरी लगाकर बर्तन मारने के बाद जब अपने मर्द के कमरे में सोने को गई, वहाँ वो क्या देखती है? वहाँ वो देखती है एक सुंदर सी छोकरी मस्त साड़ी पहन कर उस कमरे से बाहर आ रही थी, और बुड्ढी को देखकर वो मुंह छिपाकर घर से भागी। फिर क्या हुआ? फिर बुड्ढी ने बुड्ढे को बुलाकर उस औरत के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई रे बाबा, यहाँ तक की नौबत हाथापाई तक आ पहुंची रे देवा। वो औरत कौन थी और तुम्हारे घर में कैसे घुसी? अरे बताती है। मेरी बुड्ढी एक गीत और एक कहानी जानती थी, लेकिन उसने कभी किसी को वो गीत और कहानी सुनाई थी नहीं। वो दोनों वहीं पड़े उठ गए। आज दोपहर खाना खाकर जब बुड्ढी जरा सी लंबी हुई और खर्राटे लेने के लिए जैसे मुंह खोला, चमाइला वैसे कहानी और गीत उसके मुंह से बाहर कूद पड़े और अटारी पर छिपकर बैठ गए। क्या छिपकर बैठ गए? हाँ रे, और जैसे बुड्ढा सोने के वास्ते अपने कमरे को गया, मौका देखकर कहानी ने छोकरी का रूप और गीत ने साड़ी का रूप धारण कर लिया रे बाबा। और कहानी उस साड़ी को पहनकर उस कमरे में जा बैठी, और ठीक बुड्ढी के आने पर वो उस कमरे से बाहर निकली। इस तरह घर में लफड़ा पैदा करके कहानी और गीत ने अपना बदला ले लिया रे बाबा। वही तो, एक कहानी छुपा लो तो दूसरी तो बनी जाएगी। बदला तो ले लिया, पर उन बेचारियों का क्या होगा? पता नहीं इस अंधेरे में अकेले कहाँ भटक रही होंगी। अरे आते समय रास्ते मिली थी मेरे को, मैं उससे बोली कि मंदिर आ जा, हम सब वही हैं, आ सकती है बाबा वो। और वो देख आगे यही होगा। अरे इसके साड़ी पे तो लिखा भी है कुछ। गीतवा लग रहा है। हाँ बताओ, हमका भी कोनो काम नहीं। सारी रात बितानी है, तुम अपनी कहानी सुनाओ तो।
आप लोगों को बताने का क्या लाभ? जो कहानी आप सुनते हैं उसे दूसरों को सुनाएं तो ही ठीक है। आप लोग उसे किसी और को नहीं सुनाएंगे तो समझ लो वो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। अरे इससे तो अच्छा यही होता कि मैं उस बुढ़िया के ही भीतर पड़ी रहती, आज नहीं तो कल, कभी तो वो दूसरों को सुनाती ही। हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, पर भला बताओ हम भी क्या करें? बन गई बात। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा। मैं चाहे जो भी हूँ, मैंने कहा ना। मैं कहानी सुनने को तैयार हूँ। अच्छा ये बात है। तो छोड़ो मेरा। कहानी कहने के लिए सिर्फ मुंह ही काफी नहीं, हाथ भी चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है। पर एक शर्त है। क्या? सिर्फ कहानी सुनने से कोई लाभ नहीं, उसे दूसरों को भी सुनाना चाहिए। निका जन्म किसी एक की संपत्ति बनने के लिए नहीं होता। अरे जिंदा रहा तो सुनाऊंगा ना। और पहली बात तो ये कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। पर हाँ, मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कहानी सुनते समय मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। मुझे ऊँग नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे नींद आ गई तो मैं मर जाऊंगा। कहानी होकर जन्म लेने के बाद अगर इतना भी ना कर सकी तो क्या लाभ? नो 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 नो, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? मैंने अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि अगर इस बार जिंदा बच गया तो कहानी नाटक सब लिखना बंद कर दूंगा। दोबारा इन प्रेक्षकों के शाप का सामना करने का उत्साह मुझ में नहीं बचा है। तो ठीक है मैं चली। अरे रुकिए। ठहरिए ठहरिए, मेरी स्थिति को समझने का यत्न कीजिए। ठीक है मान लिया, और क्या करूं? वैसे भी अगर आप चली गई तो समझिए मेरी कहानी भी यही समाप्त। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। कम से कम अब तो नाटक खिलाने का कारण पता चली गया होगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जरा सहयोग दीजिएगा। कृपया ध्यान देकर नाटक देखिए। मेरे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। ठीक है, कहानी सुनाओ। लड़की थी, उसका नाम मान लेते हैं कुछ था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप प्यार से उसे रानी पुकारते थे। रानी, लंबी केश राशि वाली रानी, बहुत बड़े जूड़े वाली रानी। जूड़ा बांधती तो मानो सांप कुंडली मारे झूम रहा हो। बाल खोल लेती तो काली घटा की तरह लहराते बाल पांव की पायल को चूमते थे। रानी बड़ी हो गई। पिता ने वर ढूंढकर उसका ब्याह कर दिया। लड़का भी इकलौता था। काफी सारी धन संपत्ति थी, पर बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। रानी रजस्वला हुई। पति आकर उसे विदा कराकर गांव ले गया। उसका नाम अपर्णा मान लेते हैं। सारा सामान आ गया ना? जी। तो ठीक है, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। खाना पका कर रखना, खाकर ही जाऊंगा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। सुनिए, सुनिए तो, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तब रानी पूछती है, ए गरुड़, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब गरुड़ कहता है, 7 समुद्र पार 7 द्वीप है। 7वें द्वीप पर एक सुंदर सा बाग है।
उस बाग में एक हरे भरे पेड़ के नीचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब रानी कहती है ये बात है तो चलो चलती हूँ, और वो उस गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में उड़ जाती है। माँ, बाबू, कहाँ हो आप? माँ, मेरे नहाकर बाहर आने तक खाना परोस देना। मुझे रात के समय में घर में अकेले डर लगता है। इसमें डरने की कौन सी बात है? चुपचाप पड़ी रहो, तुम्हें यहाँ कोई भी तंग करने नहीं आएगा। जरा आप देखो, मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं। बेकार में ज्यादा पूछताछ करके मेरी जान मत खाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो मार नहीं पड़ेगी, समझी? और हाँ, कल दोपहर फिर आऊंगा। तब रानी के माता पिता उसे गले लगाकर रोते हैं, प्यार करते हैं, उसे दोनों के बीच ऐसे सुलाते हैं जिससे उसे डर ना लगे। वो कहते हैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, डरो मत। दूसरे दिन सुनहरे सिंह का हिरण फिर से आता है, रानी को फिर बुलाता है। रानी जाती है, वहां तो कोई हिरण था ही नहीं, वहां एक राजकुमार खड़ा था। माँ, तुम्हें अभी को और भी कोई काम नहीं? सुबह होते ही किसके घर में क्या हो रहा है भालू होना था, गलती से मनुष्य हो गया। बात करे तो नाक ही काट डालने को आता है। सारा गांव उसकी छाया तक पसंद नहीं करता। ऐसी हालत में तुम्हें उसकी फिक्र क्यों? अरे वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं सगी बहनों के समान थी। बेचारी परसूती में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो भला बता मैं उसे कैसे मिले बगैर रह पाती। और जब से तुमने कहा है कि तुमने उसे रंडी के कोठे पर देखा है, तब से तो मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। अब पत्नी के घर में आने के बाद भी उसकी रखेल की लत नहीं छूटी। हाँ। तुमको तो बताना ही गलती हो गई। अब तुम्हें नींद नहीं आएगी और मेरी पीठ का दर्द नहीं जाएगा। मैंने तुझसे कब कहा कि तुम मुझे उठाकर घुमा कर? मैं इस गांव में पैदा हुई हूँ, मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ, समझे? अरे माँ, पता है हनुमान के मंदिर में क्या मांगता हूँ? क्या? हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा भी नहीं चाहिए, अपनी माँ की सेवा कर सकूँ, इतनी शक्ति देना। ये मैं नहीं जानती क्या मेरे बेटे? हाँ हाँ हाँ, कपन्ना, अरे कपन्ना, कपन्ना। हाँ। अरे ऐसे क्यों खड़ा हो गया रे तू? डरो नहीं माँ, पन्ना अगर यही से दिखता है, इसीलिए खड़ा हो गया। बाप रे, जान में जाना है। अरे मैं सोची कि तू कहेगा कोई भूत या पिशाच देखा, इसीलिए डर गई थी बेटा। अरे माँ, और राक्षसी नहीं और पिशाचिनी भी नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ तुम विश्वास नहीं करती हो।
अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं। उसकी बात छोड़ बेटा, ये बता तो खड़ा क्यों हो गया था? क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि अपर्णा घर में कोई है। अगले दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हाँ, ये भला कैसे? अरे वो भले ही रखेल के बगल में पड़ा हो, लेकिन उसकी पत्नी तो घर में ही होनी चाहिए ना। अरे माँ, इस अपर्णा का क्या कहूँ, एक नंबर का निहाती गंदा आदमी है ये। क्या उसने इतनी जल्दी पत्नी को मायके भेज दिया? ए बेटा, एक अपर्णा, मेरी बात सुन बेटा, जरा खिड़की से झांक के देख, कहीं घर खाली करके तो नहीं चले गए? ये संभव नहीं। मैं जो कहती हूँ सो सुन। अच्छा, हाँ, जा। मैं नहीं तैयार हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहती, खुद जाकर देख लेती। अरे पता नहीं भगवान ने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। माँ, हम क्यों इस अपर्णा के बखेरे में पड़े हैं? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे जो चाहे सो कहे, हमें क्या, तू देख के बताना बेटा, जाना। हाँ, जा। कुछ दिखाई दिया बेटा? हाँ? घर में कोई नहीं है। अरे मूर्ख, जब दरवाजे पर ताला पड़ा है तो भीतर कौन रहता है? जरा खिड़की से झांक कर देख और ये देख के बता कि आंगन में रंगोली डाले हुए कितने दिन हुए हैं, और अगर रस्सी पर कपड़े सूखते हो तो धोती कुर्ता ही है कि साड़ी ब्लाउज भी? माँ, यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? अरे बाप रे! माँ चल। अरे ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे कोई भूत दिखाई दिया? उतार मुझे, उतार। माँ, अंदर कोई है, किसी स्त्री का स्वर है। अरे किसी स्त्री का स्वर है, इतना तो मुझे भी सुनाई देता है। वो होगी घर में, यही तो देखने के लिए हम लोग यहाँ आए। अरे बाप रे! माँ, ये बाहर से दरवाजे में ताला लगाकर पत्नी को अंदर बंद करके जाने का क्या मतलब होता है? अब क्या मतलब हो सकता है, तू ही बता। इसका मतलब ये है कि कोई उसकी पत्नी के बारे में बात ना करे। कौन है? माँ चल। आई बेटी आई। अरे छोड़ दीजिए, चल। पत्नी को जैसे तोते को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, ऐसे रखा हुआ है। मैं तो उसे बातें करके ही आऊंगी, तू चाहे घर चला जा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा और घर भी नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा हूँ, और तुम जरा जल्दी आना। और हाँ, गप्पे मत मारना। जाओ। कौन? मैं अंधी माँ हूँ बेटी, डर मत। मैं और तेरी सास सगी बहनों के समान थी बेटी। तेरे पति के पैदा होने पर मैंने ही तेरी सास की जच्ची कराई थी, और अपर्णा तो मेरे लिए बेटे के ही समान है। वो घर पर नहीं है क्या? नहीं। तेरा नाम क्या है बेटी? मुझे सब रानी बुलाते हैं। अपर्णा बाहर कब गया बेटी? वो तो दोपहर का खाना खाकर ही चले गए। और आएगा कब? वो तो सिर्फ दोपहर के खाने के लिए घर पर आते हैं। हाय हाय, तब एक बार भोजन करके जाने के बाद दूसरे दिन ही लौट कर आता है क्या? तब तुम सारा दिन घर पर अकेली पड़ी रहती हो क्या? ना 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 बेटी ना, रो मत। हाँ, मैं तुझे यहाँ रुलाने के लिए नहीं आई हूँ। रोज रोज ऐसे ही बंद करके जाता है क्या? जी, जब से मैं इनके साथ यहाँ आई हूँ तब से ऐसे ही। हाय हाय, मारता पिटता भी है क्या? नहीं नहीं। बातचीत करता है कि नहीं? बहुत कम, बस इतना ही, खाना बनाकर रखना, खाना पकाओ और जैसा कहता हूँ वैसा करो। अरे नहीं लड़की, मेरे आने के बाद से मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं, मन उब गया है। अरे नहीं लड़की, बातचीत करने का मेरा मतलब है कि शादी के बाद तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथ पैर, शादी से पहले तुम्हारी माँ मौसी दीदी ने कुछ सिखाया कि नहीं है? मेरी माँ मेरे स्नान के दिन से रोने लगी, मेरे गांव छोड़ने तक रोती ही रही, बेचारी अब भी आंसू बहा रही हो। ना ना बेटी, रोना, हाँ रोने से क्या होता है? आ बेटी, आ खिड़की के पास आ, मैं तुझे छूकर देखना चाहती हूँ बेटी। मेरी हथेलियाँ ही मेरी आंखें हैं। हाय राम, कितनी सुंदर है तू। तेरे कान तो जैसे गुड़हल के फूल हैं, गाल गाल तो रागी के लड्डू है, और होठ तो जैसे रेशम के लच्छे हैं। अरे इतनी सुंदर लड़की को अकेले छोड़कर वो मुँह गाँव ढूंढता फिरता रहता है हरामजादा। मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत डर लगता है। मैं अपने गांव में अपने माँ बाप के बीच में सोया करती थी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ अंधी माँ। तो मेरे माँ बाप को खबर कर दोगी कि वो आकर मुझे छुड़ा ले जाए? मैं जिंदगी से ऊब गई हूँ, किसी दिन तलाक हुए। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। रुक जा रुक जा। एक अपर्णा, कपन्ना। हाँ। अरे बेटा इधर तू आ। नहीं आता। अरे ये मूर्ख भी ना, आना बेटा आना, आ बेटा, ए बेटा
दौड़कर घर जा और गोंठ में घुसते ही दाहिने कोने में। दाहिने कोने में? हाँ हाँ, जहाँ तू हल रखता है ना, वहीं खम्भे के ऊपर शहतीर पर। खम्भे के ऊपर शहतीर पर? हाँ, वहीं एक पुराना ट्रंक रखा है, उसको खोलोगे तो उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है। उसमें एक कपड़े की पोटली है, उसको खोलोगे तो उसमें एक लकड़ी का डब्बा है बेटा। लकड़ी का डिब्बा? हाँ हाँ, लकड़ी का डिब्बा। हाँ, उसको खोलोगे तो एक कागज की पुड़िया है, उसमें एक नारियल का खोल है, उसमें 2 जड़ियाँ हैं बेटा। जा बेटे जा, लेकर आ जा। अभी? हाँ हाँ बेटा, अभी अपर्णा के आने से पहले जा। अरे माँ चल, वो आ गया तो। अरे बातचीत करने में समय बर्बाद न कर, जा लेकर आ। लड़की है बेटी, तू यही है ना बेटी? हाँ माँ जी, वो कौन था? मेरा बेटा कपन्ना। उनका मुंह दिखाई नहीं दिया। मैंने उसका नाम कपन्ना रखा है बेटी, लेकिन तू उसके नाम से ये ना समझना कि वो काला है, वो बहुत गोरा है। हाँ, आपने उन्हें अभी कहाँ भेजा है? बता रही हूँ बेटी, जा एक गिलास पानी लेके आ, जा जा लेके आ। ला दे, ला बेटी ला, ला। सुन बेटी, जानती है बेटी, मैं जन्म से ही अंधी हूँ, तो भला मुझसे कौन शादी करता। मेरे बापू मेरा वर खोजते खोजते थक कर चूर हो गए थे। एक बार एक सन्यासी मेरे घर पर आया, वो मेरे घर पर ही रुका था। मैंने उसकी खूब सेवा की, उसको गरम गरम चावल बनाकर खिलाए। वो मेरी सेवा से खुश होकर मुझे जड़ियों के 3 टुकड़े दिया और बोला कि जो भी पुरुष इस जड़ी को खाएगा वो तुम पर आसक्त हो जाएगा। आगे क्या हुआ? आगे उसने कहा कि पहले छोटी वाली ही जड़ी खिलाना, अगर उससे कोई बात ना बने तो बीच वाली जड़ी खिला देना, और अगर उससे भी कोई बात ना बने तो सबसे बड़ी वाली जड़ी खिला देना। फिर क्या हुआ? हाँ सुना रही हूँ, सुन। एक बार हमारे रिश्तेदारों में से एक लड़का हमारे घर आया था, वो मेरे घर पर ही रुका था। उस समय मैं रात में अकेली थी। मैंने वो जड़ी घिसकर उसके दाल में मिलाकर उसे परोस दिया। मालूम है बेटी कौन सी जड़ी? कौन सी जड़ी? सबसे छोटी? अरे नहीं, सबसे बड़ी हुई होगी। नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि छोटी जड़ी की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, और बड़ी वाली जड़ी के लिए सन्यासी ने डराया था, तो मैंने बीच वाली जड़ी का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? फिर लड़के ने खाना खाया और मेरी तरफ ही देखने लगा। जानती है बेटी, वो तो अपनी सुध-बुध भी खो बैठा, और 2 दिनों में ही हमने शादी कर ली। अरे उसे तो अपने पास से हटाना भी मुश्किल काम हो गया। लगता है कपन्ना आ गया। हाँ, ला बेटा दे दे, दे, दे। बेटी, लड़की, ले बेटी, ले। ये क्या है माँ जी? अभी बताई थी ना तुझे वो जड़ियों वाली बात, ले रख ले। नहीं माँ जी। अरे बेटा ले रख ले। हाँ, ये तेरे लिए छोटी जड़ी ही बहुत है। एक बार इस जड़ी को सूंघ लेगा ना तो उस कुतियों की ओर तो सूंघेगा भी नहीं। हाँ, और बस एक बात का ध्यान रखना बेटी, इस जड़ी को घिस कर दाल में मिलाकर अपने पति को परोस देना, फिर देखना तुझे ही अपनी पत्नी बना लेगा। पर हमारी शादी तो हो चुकी है माँ जी। अरे अब जो कहती हूँ सुन, अभी इसे जड़ी घिसने बैठ जाना। हाँ, लगता है अपर्णा आ गया बेटी। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा। हाँ माँ जी आप जाओ, आती जाती रहना। बेटा चल चल चल। कौन? अंधी माँ? अपर्णा बेटा, कैसा है रे तू? तुम्हें यहाँ क्या काम था? मैंने सुना है बेटा तू बहू लेकर आया है, उसी को देखने चली आई। लेकिन बेटा वो तो लाख बुलाने पर भी बाहर नहीं निकली मुई। वो किसी से बात नहीं करती, और उसको किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं है, समझी? अच्छा जा बेटा, खुश रह। हाँ बेटा चल। बुढ़िया, ताला इसलिए लगाया था कि देख सकने वाले समझ सके, लेकिन इस अंधी माँ की जबरदस्ती का क्या करूं? एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध दूंगा। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस नहाकर चला जाऊंगा। एक गिलास दूध दे दो। रानी चूल्हे पर दूध रखती है, तभी अंधी माँ की दी उस छोटी सी जड़ी की ओर ध्यान जाता है। सोचती है, भागकर गुसलखाने के पास ये पक्का कर लेती है कि वो नहा रहा है।
लौटकर रसोई घर में जाकर जड़ी को पीसती है और दूध के गिलास में मिलाती है। दूध। रानी को कुछ समझ में नहीं आता, धीरे से पास जाती है, हिलाती है, देखती है कि पन्ना गहरी नींद में भीतर को घसीटने का प्रयत्न करती है। लौट कर रसोई घर में जाकर एक लोटे में पानी लाती है और उसके मुंह पे छींटे मारती है। शैतान आदमी है, खा जाएगा। अरे माँ, मारेगा। अरे माँ, शैतान है, भूत खा जाएगा वो। अरे अरे माँ, तेरे की आंखें हो तो यही मुसीबत, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अरे कितनी बार कहा है कि कम से कम अंधेरे में तो मुझे अकेले आ जाने दिया करो। जाओ माँ जाओ, मैं वहाँ जाने वाला नहीं। तुम भी भला क्या कर सकती हो? अगर वो घर में हो और आधी रात में तुम अपने घर के पास चक्कर काटती देख ले तो क्या वो चुप रह जाएगा? अरे चुप भी कर, हम यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं कि घर में ताला लगा है कि नहीं। अगर ताला खुला है तो समझना कि अपना भीतर ही है और हम जीत जाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, तेरी ताला। हाँ, पत्नी को कहीं यही घुमाने ले गया होगा। कौन है? हाँ, अरे बेटी तू भीतर ही है क्या रे? अंधी माँ है क्या? हाँ रे, क्या हुआ? वो ताला कैसे पड़ा है दरवाजे पर? तूने वो जड़ी घिसकर पिलाई थी कि नहीं? पिलाई? फिर कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा चक्कर आया, वैसे ही मुंह धोकर चले गए। वो मामूली जड़ी नहीं है बेटी, उस रॉन ने भी कुछ कर रखा होगा। किसने? तेरा के, अरे वो है एक बाजारू औरत बेटी, उसी ने जकड़ रखा है तेरे घर वाले को, मसल डालती है उसको। अब तो एक ही उपाय है बेटी। क्या? ले ले, ये बड़ी जड़ी का टुकड़ा रख ले। ले नहीं माँ जी। देखो बेटी, मना मत करना, ले रख ले। हाँ ले ले, ले, ले। उस छोटी सी जड़ी के कारण तो चक्कर आ गया था, फिर से कोई अलर्ट हो जाए तो? अरे कुछ नहीं होगा बेटी, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना बेटी कि इस जड़ी को बारीक घिसकर दाल में मिला देना, फिर देखना उसकी करामात। तुझे बस अंधी माँ कहने की देर है और तेरा घरवाला तुझे उठाकर मेरे घर ही ले आएगा। हाँ अरे नहीं, क्या कर रहा? आ गया, चल चल शेरू। शेरू 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 कुत्ता? हाँ, वो बुढ़िया और उसका बेटा जरा इस तरफ हटके तो सही, पता लग जाएगा।
रही थी? उस रात नाग गुसल खाने की मोहरी से घर में घुसकर मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, यानी वही रंग वही रूप, बिल्कुल अपर्णा के समान। खड़ी क्यों हो गई रानी? बैठो। नहीं, आप कब आए? हाँ, खाना परोसूं? खाना? इस आधी रात में? नहीं, कुछ और लाऊं? अरे ऐसे कांप क्यों रही हो? क्या मुझे देख के डर लग रहा है? तो बैठो। नहीं। ठीक है, फिर मैं वहां दूर जाकर बैठता हूँ, तुम यहीं बैठो। अब तो ठीक है ना? तुम बहुत सुंदर हो। जी क्या? कुछ चाहिए था क्या? कुछ भी नहीं। मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो। बेचारी। बेचारी? हाँ, तुम्हारे जैसी कच्ची कली को ऐसा बेकार पति। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने ही कहा। अच्छा, आज सुबह मारा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो। बेचारी सारा दिन इस घर में अकेले रहती है। घर वालों की बहुत याद आती होगी ना? वो तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? क्या हुआ? अरे रानी, ये क्या? समझ गया, तुम्हें उन्हें देखने की इच्छा होती है ना? ठीक है, तुम्हें मायके भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सच? हाँ हाँ, सचमुच। अब जरा हंसो तो, देखो हंसने पर ही भेजूंगा। धत, ये कुत्ता रोज ऐसे कान खड़े भौंकता रहता है क्या? तुम्हें नींद कैसे आती होगी? पर माने क्या? कुछ भी नहीं। धत, कैसे भौंक रहा है ये कुत्ता? लगता है इसकी वजह से तुम एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई हो। अरे पर क्या क्या बात है, बताओ तो सही। पर आप ही तो उस कुत्ते को सुबह लाए थे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओह, फिर भी तुम्हें बेकार में कष्ट दिया ना? सारा दिन चौका बर्तन के बाद कोई काम नहीं होता था, पूरे दिन सोया करती थी, इसलिए रात को नींद नहीं आती थी। जब से ये कमबख्त कुत्ता आया है, अपना गले फाड़े जा रहा है। जब आप आए तभी थोड़ी आग लगी थी। नहीं, आगे से ये सब नहीं चलेगा। आगे से रोज मेरे आते वक्त तुम्हें हंस के मेरा स्वागत करना होगा। रोज रात को? आगे से मैं रोज रात को आऊंगा। क्यों, आ सकता हूँ ना? अच्छा, मैं तुम्हारे बगल में आके बैठ जाऊं, फिर से खड़ी तो नहीं हो जाओगी? अरे तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें कोई गिद्ध या मंगूस दिखाई देता हूँ? नहीं ना? फिर आओ, तुम मेरे कंधे पे अपना सिर रखो।
हाँ ऐसे। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, अपने घर वालों के बारे में, माँ बाप के बारे में। वो तुम्हें कैसे प्यार करते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनाते थे, किस नाम से पुकारते थे, जो कुछ भी। कितने सुंदर हैं इसके बाल, एकदम काली नाग कन्याओं जैसे। शेरो 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 बस। पानी लाओ एक गिलास। आप कब चले गए पता ही नहीं चला। क्या? कुछ भी नहीं। आकर आता हूँ, खाना परोसो। शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। चावल ठीक से पीना कर। शेरो आ आ इधर शेरो आ आ बस 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 शेरो बस 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 चिंता ना कर, बहुत जल्द तेरे लिए शेरनी लाऊंगा। शेरनी Ha
रानी, क्या हुआ? क्या हुआ रानी? मैं शायद पागल हो गई हूँ। क्यों? मुझे लगा आपका रात को आना, मुझसे बात करना सब सपना होगा, पर ये सपना तो नहीं हो सकता। शायद ये भ्रम होगा। घर में अकेले रहते रहते मेरे दिमाग में दीमक लग गई होगी। सपना भी नहीं, भ्रम भी नहीं। देखो, सचमुच मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। नहीं विश्वास? तो छूकर देखो। अच्छा बाबा, छुओगी नहीं तो कुछ बात ही कर लो। अगर वो भी नहीं तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तो तुम ही बताओ, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से क्या लाभ? मैं क्या बात करूं? जो जी मैं वो बात करो। अपने घर वालों के बारे में बताओ, वो कौन कौन सी बातें करते थे, तुम्हें किस नाम से पुकारते थे। देखो, अगर तुम चाहती हो मैं आऊं तो बताओ कि क्यों आऊं। अगर तुम चाहती हो मैं ना आऊं तो भी बताओ कि क्यों ना आऊं। यही कि यदि आप ऐसा बचपना करें तो बताइए मैं क्या कहूँ। बचपना? हाँ, रात में तो प्यार से बात करते हैं और दिन में मुंह खोलते ही फाड़ खाने को आते हैं। आपको तो हंसी आती है, मेरा तो रोने का मन होता है ना। तो तुम ही बताओ ना, दिन में आना बंद कर दूं या रात में? मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आपका घर, आपकी मर्जी। देखो रात, आगे से ऐसा करेंगे कि दिन में पति की मर्जी और रात में पत्नी की। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो रात में नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं? यहाँ मैं अकेले रह रहकर थक गई हूँ। आज भी ये सोचकर बुरी तरह डर गई थी कि आप आएंगे कि नहीं। आप यदि आज ना आते, आपका एक सपना होता तो मैं रो रो के मर जाती, भगवान की कसम। देखो रानी, बात ऐसी है, दिन वैसा रात ऐसी। क्यों ऐसा ये मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगी। आओ, कल मेरी छाती पर बच्चे के समान सा रखकर सो गई थी ना, वैसे ही सो जाओ। हाय राम, क्या ये हुआ? क्या? आपके गालों पर खून, कंधे पर भी खून। आते समय कांटों की झाड़ियों से होते आए थे क्या? कुछ भी नहीं, छोड़ो। रुकिए, मरहम लगा देती हूँ। माँ ने एक डिब्बी दी थी, उसी प्याज काटते समय अंगूठे में चोट लगी थी, कब निकाली थी। हाँ, इस शीशी की पेटी में होगी। क्या हुआ? क्या हुआ रानी? जहाँ आप बैठे थे ना, वहाँ शीशे में बैठा सा लगा। क्या कोई नाग? जी, नाम मत लीजिए। अगर रात के समय उसका नाम लो तो घर के भीतर आ जाता है। अच्छा? हाँ। वैसे ये किसने कहा तुमसे? बापू ने। बापू ने? और क्या क्या कहा तुमसे? बापू कहते थे, चिड़िया अगर नाग की ओर देखे तो वो उसे अपनी दृष्टि में फंसा लेता है। चिड़िया अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। वो नाग की आंखों में रंग बिरंगे चित्र देखने में ही खुद को खो देती है। सारा डर भूलकर आधे पंख फैलाकर पत्थर सी हो जाती है। तब नाग धीरे से चिड़िया पे झपट्टा मारकर उसे निगल जाता है। हाँ, हमें बाहर चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलना चाहिए। हमारे घर में तो सब कॉमन है, नथिंग स्पेशल। या तो चुप कर रहा बाबा। चल आगे देखते हैं। कपन्ना, अरे कपन्ना,
हाँ इधर तो आ बेटा। नहीं आ जा रहा। अरे ये मूर्ख भी ना एक बार मैं बुलाने से सुनता ही नहीं। अरे बेटा इधर तो आ, यहाँ कुछ अजीब सा गुल खिला है रे, देख तो ये क्या रे कुत्ता। हाँ हाँ मर गया है। कहाँ से आया ये? हाँ परसों तो नहीं था। और ये दरवाजे पर ताला भी पड़ा है। उस पागल लड़की ने कुछ और तो नहीं कर लिया? हाँ ये बेटा देख कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देख देख क्या कुछ दिखाई दिया? हाँ नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कदम, पायल नहीं मर्द के कदम। अपन्ना होगा, बाहर आ रहा होगा। हाँ ये भला कैसे? दरवाजे पर तो ताला पड़ा है तो वो बाहर कैसे आएगा? और अगर अपन्ना ने ही ताला लगाया है तो भीतर कौन है रे? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ ए बेटा जा देख के बता बेटा जा। माँ कहा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ से। अरे पीछे से जा ना, गुस्सा खाने की मोहरे की तरफ से दे जा। जा बेटा। अरे बाप रे, सांप 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 नाद सांप सांप पीछे से सरकारी के मोहरे के बाहर आ रहा था। कितना बड़ा था वो? अरे माँ बहुत बड़ा था। उतार मुझे बेटा, अब तक तो चला भी गया होगा। उतार। मैं हूँ बेटी। माँ जी ये शोर कैसा? हाँ बेटी मेरे कपन्ना को तुम्हारे गुसल खाने की तरफ से एक नाग दिखाई दिया है। मैं वहाँ नहीं आऊंगी बेटी। हाय राम, ये उधर ही तो नहीं गए? हाँ होजी हाँ 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 होजी किसे पुकार रही हो बेटी? इनको। अपन्ना को? हाँ अभी अभी बाहर गए। बेटी एक बात तो बता, गृहस्थी शुरू कर दी? हाँ जी माँ जी। जा थक गई होगी, जा जाकर सो जा। हाँ अच्छा बेटी एक बात तो बता, कैसा है मेरी जड़ी का असर? हाँ आती रहो माँ जी। एक बात का ध्यान रखना बेटी। हाँ एक बात का ध्यान रखना, अपने गुसल खाने की मोरी में लोबान जलाना ना भूलना, उससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। हाँ हाँ जा जा खुश रह। एक कपन्ना 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 चल बेटा। माँ एक बात नहीं समझ में आई। हाँ ये जिस कदमों की आज हमने सुनी थी, अगर वो अपन्ना की थी तो बाहर क्यों नहीं आया? अरे वो तो भीतर ही है रे, इतना तो मुझे मालूम है। एक बार अगर पति पत्नी खेलना शुरू कर दे तो खेलते जाते हैं और फिर नए नए खेल इजाद होते जाते हैं। हाँ शिकारी कुत्ते के मर जाने से अपर्णा का क्रोध बढ़ जाता है। उस दिन वो एक मंगूस लाकर बांधता है। मंगूस भी एक ही दिन जी पाता है, पर मरने से पहले वो कुत्ते से ज्यादा साहस दिखाता है। जान की बाजी लगाकर लड़ा होगा। उसके मुंह पर खून लगा था, नाखूनों में मांस के टुकड़े, दांतों में सांप की फटी चमड़ी। उस रात रानी ने बहुत प्रतीक्षा की, पर वो आया नहीं। अगले दिन रक्त से सना मंगूस का शरीर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में 15 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। रानी ने उसकी याद में रो रो कर बिलक बिलक कर दिन काटे। उसके दोबारा आने तक उसके शरीर के घाव भरने लग गए थे। रानी ने उन पे मरहम तो लगाया, पर उसके बारे में नहीं पूछा। उसका दोबारा आना ही रानी के लिए बहुत था। पर विचित्र बात तो ये थी, जब पति दिन में घर आता था उसके शरीर पर घाव नहीं दिखते थे। कितने सुंदर है इसके बाल, और झुमके तो एकदम हीरे लग रहे हैं। कितनी भोली है। अरे किसकी याद में बेचैन है? हाँ बताओ। अरे ये तो अपनी प्रिया की याद में बेचैन है। ज्यादा आतुर ना हो, अपने को काबू में रखो। अभी रात की रानी खिल जाएगी और सुगंध फैल जाएगी। आहा, रात की रानी का क्या कहना। उनके आने तक बिन्ना का कैसी सुगंध फैल जाती है, उनका कैसे स्वागत करती है, हर सांस कैसे नाच उठती है। पायलिया बाजे
धनन मोरी पायलिया बाजे, धनन मोरी पिया घर कैसे जाऊं सखी रे, पायलिया बाजे धनन मोरी। गाता भैलवा लोग सब जागे, रात भैलवा लोग सब जागे, जागे सास ननदिया सखी, पायलिया बाजे धनन मोरी, पायलिया बाजे धनन मोरी। खैर जान में जान आई। क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम है आप इतने दिन से आ रहे हैं, ये सच है ये सपना? ये सोचकर मैं कितनी परेशान रही हूँ। सुबह आपकी थ्योरियाँ देखकर तो मैं रो ही पड़ी कि ये सच है ही नहीं, पर असली परेशानी शाम को शुरू होती। एक दिशा से दूसरी दिशा झिंगूर की झंकार फैल उठती, तब आपके आने का पता चलता। यदि ये मेरा भ्रम हुआ तो प्रत्येक रात वही चिंता, पेट में खलबली, पर अभी परेशानी ना रहेगी। अच्छा, हाँ, वो सपना नहीं कहने को पूरा प्रमाण मिल गया है। कैसा प्रमाण? 4 मास हो गए मैं महीने से नहीं बैठी। मैंने कहा महीने से हुए 4 मास हो गए। आपको सुनाई दिया कि नहीं? सुनाई दिया। इसका मतलब मैं गर्भ से हूँ। हमारे एक बच्चा होने वाला है। आप ऐसे पत्थर के समान क्यों बैठ गए? आपको इस बात से भले ही खुशी ना हुई हो, पर मेरी तसल्ली के लिए हंस तो लीजिए। हंसिए ना, हंसिए तो, हंसिए जरा। आपको लेके मैं क्या करूं? हंसूं, रो या दीवार से अपना सर फोड़ लूं? सोचती थी ये बात सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, मुझे गोदी में लेके चूमेंगे, नाचेंगे, मेरे पेट में से साड़ी हटाकर चूमेंगे और पता नहीं क्या क्या। मुझे जिसका संदेह था वही सत्य हुआ। आपको बच्चा होने की बात से भी खुशी नहीं हुई। आपको मेरे माँ बनने पर अभिमान नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मनुष्य ही नहीं। देखिए हमारा बच्चा कैसे सिकुड़ कर बैठा है, सोए सोए सारे जगत का शोरगुल कैसे सुन रहा है, जैसे कि सारा दिन एक कोने में बैठ के मैं सुना करती हूँ। तुमने इतने दिनों तक सबसे ये बात छुपा कर रखी, अच्छा ही किया। आगे भी इसका जिक्र किसी से ना करना। रहस्य अगर रहस्य बनकर ही रहे तो अच्छा है। किससे? मुझसे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे जो आपसे कहना था वो मैं कह चुकी। वो फिर से रहस्य कैसे बन सकता है? और आखिर उसका कितने दिन तक रहस्य बन के रह पाना संभव है? 1 सप्ताह, 15 दिन, ये 4 सप्ताह? रहस्य खुलेगा ही वो मैं जानता हूँ, लेकिन कृपा करके अभी जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो। ठीक है, करूंगी। जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, ये नहीं पूछूंगी क्यों, करूंगी। सुबह को चिड़े चिड़े रहना, रात को प्यार, दिन का मुंह कुछ और, रात का रूप स्पर्श कुछ और, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं। पर ये मत पूछना क्यों, दोनों समय का सूत्र एक ही, जैसा कहता हूँ वैसा करो। पर मुझे इतना तो पता हो कि इन सब का कोई कारण है, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। पर इस तरह तो ऐसा लगता है मेरे सर के फटके तो टुकड़े हो जाएंगे। रानी, समझ गई। अब आप कहेंगे क्यों, ये मत पूछना। अरे मैं फिर से वो कहने नहीं जा रहा। मेरा गर्भिणी होना ही अपराध हो गया। मेरे गर्भ को बंजर रहना था। सारा जीवन इसी तरह बिताया जाता कि ये सच है ये सपना। पर सपने तो सर में घुमा करते हैं, पर इसने तो मेरे पेट में जड़ जमा ली है। क्या करूं? गर्भपात कर डालूं? क्या कह रही हो ये?
रानी, रात गुजरने को है, अब मुझे जाना है। जाइए। हाँ, कहने में शर्म नहीं आती रंडी कहीं की। बाहर से ताला बंद रखने पर भी क्या ढूंढ रखा है? बोल, कौन मिल गया तुझे? जिस हरामजादे के पास जाती थी सारी खोल कर बोल। आपकी कसम, मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, बिना कुछ किए ही गर्व ठहर जाता है क्या? ऐसे छोड़ूंगा नहीं। सारे गांव के सामने मेरी इज्जत उतारेगी, मेरा मुंह काला कराएगी हरामी। ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे इस पिंड को बाहर नहीं निकलवाया, इस पर पत्थर नहीं डाले, तुझे पंचायत घर नहीं ले गया, तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। रानी, मेरी इज्जत क्यों उतार रहे हैं? मुझे इतने दिन तक घर में बंद रखा और अब सारे गांव वालों के सामने मुझे नंगा कर रहे हैं। आप मुझे मार क्यों नहीं डालते? मैं खुद मर जाती, पर फांसी पर लटकना चाहूँ तो घर में एक रस्सी भी नहीं। रानी, पंच तहकीकात तो करेगी ही, उससे तो छुटकारा नहीं है ना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे किसी और के बारे में बात कर रहे हो? आप ही तो थे जो मुझे पंचायत तक खींच के ले जा रहे थे। अब जाके कहिए ना, आप ही ने झूठे आरोप लगाए, आपकी पत्नी वैसी नहीं। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मगर तुम मुझ पर विश्वास तो करती हो ना। आप पर विश्वास करने का ही फल तो भोग रही हूँ। आपके सिवाय मेरा है ही कौन? तो फिर मेरी बात को गौर से सुनो। जब मैं तुम्हें पंचायत घर लेके जाऊं तो तुम ये कहोगी कि मुझे नाग का दिव्य करना है। नाग का दिव्य माने? हाँ, इस घर के बाहर एक पर्वताकार बाम्बी में एक नाग रहता है, उसे अपने हाथ में लेकर तुम्हें उसका दिव्य करना होगा। नाग मुझे काटेगा नहीं? अगर सत्य कहोगी तो कुछ नहीं होगा। सत्य? कौन सा सत्य? सत्य माने सत्य। नाग को हाथ में लेकर सत्य बोलो। और अगर झूठ बोलूं तो? नाग डस देगा। जितना भी कहा तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं हो, और कोई रास्ता ना सूझने पर हमें यहाँ आना पड़ा। गांव के लिए शोभा नहीं देता कि पति अपनी पत्नी के मुंह पर काली पोते, पर अपन्ना कहता है जब से उसने शादी की है तब से वो अपनी पत्नी के साथ नहीं सोया, तब भी वो गड़बड़ी है। एक हराम का है मुखिया जी। हमारे गांव में चली आई पद्धति के अनुसार इसे गर्म लोहा हाथ में लेकर कसम खानी पड़ेगी, अथवा बलते तेल में हाथ रखना पड़ेगा। पर तुम ना के दिव्य करने का हट कर रही हो। ये खबर फैलते ही जहाँ 10 इकट्ठे होते थे 100 लोग आए हैं। गांव का न्याय बाजार का विषय बन गया है। ऐसी बात गांव के लिए अच्छी नहीं, न्याय की दृष्टि से भी ठीक नहीं। बेटी अब तो हमारी बात सुन, अगर वो नाग तुझे काटेगा तो सिर्फ तेरे ही प्राणों के लिए नहीं बल्कि तेरे पेट के गर्भ के लिए भी खतरा है, और हम सबको भ्रूणहत्या का पाप। तेरी अकेली के हक के लिए सारे गांव और बुजुर्गों पर पाप लगाना ठीक नहीं। एक बार और सोच ले, हमारी बात मान, अपनी हट छोड़ दे। गर्म लोहा हाथ में लेकर दिव्य कर लो, हमारे लिए वही पर्याप्त है, हम और कुछ पूछेंगे नहीं। मैं छोटी हूँ, ना समझ हूँ, बुजुर्ग क्षमा करें, पर मैं नाग का दिव्य ही करूंगी। ठीक है, वैसा ही सही। जा बेटी जा, नागराज को पकड़ो, कसम खा। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? माँ, बाबू, मुझे बचा लीजिए, मुझे डर लग रहा है। लड़की कहेगी जमावा भी देना, गालियां मत दो। उसने गलती की होगी पर वो अब भी छोटी है। नागराज को देखकर हम सब कांप उठे हैं, अगर वो डरती है तो उसमें आश्चर्य क्या है? बेटी यह तुझसे नहीं होता तो छोड़ दे, हमें इस नाग का दिव्य नहीं चाहिए। अपनी गलती मान ले, हम सोच समझ कर तुझे सही दंड देंगे। पर मैंने कोई गलती नहीं की, जब मैंने अपराध किया ही नहीं तो क्यों मान लूं? किस लिए मान? सुन लड़की, तू अभी छोटी है, अनजान है, यही सोचकर अब तक हम तेरी बात मानते आए हैं, पर अब नहीं होगा। गलती मान ले, नहीं तो दिव्य कर। अगर ये दिव्य नहीं चाहिए तो कोई और दिव्य कर ले। ठीक है, मैं गर्म लोहा पकड़कर कसम खाती हूँ।
हाँ ये ठीक है बेटी, हम भला इतनी देर से और क्या कह रहे थे? अरे ये कौन सा खेल है? ये मायाविनी है, मायाविनी है ये। भगवान बचाए, रूढ़ता के पाप से बचे। जल्दी से लोहे की सलाह गर्म की जाए। कपन्ना, 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 कहाँ चली? उस भिखमंगिन बुढ़िया के पास। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे माँ जी से बात करनी है। बेटी उसका दिमाग चला गया है, अपने बेटे का नाम ले लेकर भटकती फिरती है बेचारी। बेटे को खोए 8 दिन हो गए हैं, तब से वो पागल हो गई है। उससे सारे गांव के लोगों ने बार बार कहा कि उसका बेटा इस गांव में नहीं है, पर ये सुनने को तैयार नहीं। माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? छोड़ दो पढ़ना। मेरा कमरना, मेरा माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, बेटे, तूने मेरे बेटे को देखा क्या? माँ जी मैं रानी हूँ, अब मैं क्या करूँ माँ जी? वो यहाँ आया था क्या? आपने मुझे पहचाना नहीं? वो अंधेरे में गुल हो गया अंधेरे में। मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई माँ जी, क्यों? आधी रात को अचानक नींद खुली तो वो बिस्तर पर नहीं पड़ा था, वो खड़ा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। मैंने उसे खींचकर पूछा, उसने कहा भी, उसने हाँ भी नहीं कहा बेटे। ऐसा लगा जैसे भूत लग गया। मुझे अचानक पता चल गया कि कमरे में हम दो नहीं, कोई और भी है। कौन थी बेटी वो? किन्नरी होगी? नहीं नहीं, माया लोक की मायाविनी, जो भी थी बेटी, इस लोक की स्त्री तो नहीं थी, वरना क्या करने आती आधी रात को हमारे घर पे? मैंने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? कुछ नहीं बोली बेटी, वो कुछ नहीं बोली। जब से दरवाजा खुला और एक तेज आंधी ऐसे घुसी कि घर के शेतीर तक हिल गए और मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। वो जो गया सो आया ही नहीं बेटी। मेरा कपन्ना, मुझे उसे ढूंढने जाना है बेटी, उसे ढूंढने जाना है। और मैं यहाँ बैठे तुझसे बातें कर रही हूँ, क्या कहना चाहिए मेरे इस मर्द को? कपन्ना, 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 मेरी जान ना खा बेटा, मेरे पास आ। कपन्ना, मैं तेरी असली माँ हूँ बेटा। बेटा, कहाँ है तू? कपन्ना। बताओ माँ जी की हालत ऐसी क्यों हो गई? वो जन्मान है, ये उनकी गलती तो नहीं। इस तरह पाताल की गहराई से, यक्षुड़ी के कुएं के पेट से, कहीं ना कहीं से इच्छाएं हमारे कंबल तक फैल आए, किसी लोक की इच्छाएं हमारे अंधेरे में घुस आए, तो आंखों में दृष्टि होने से भी क्या लाभ? इस प्रकार कहानी दिशाहीन होकर जिस तरफ चाहे उस तरफ चल पड़े तो इससे नागराज की मामी क्या खराब है? मृत्यु का चुंबन क्या खराब है? हाँ रानी, लोहे की सलाख तैयार है। हाँ नहीं, मैं नागराज का दिव्य ही करूंगी। नाग, नाग।
को छुआ है। सुना आप सबने, ये खुद मान रही है। दो कौन? दो मेरा पति। अच्छा, और दूसरा? ये नागराज, मेरा पति और ये नागराज। इन दोनों के सिवाय मैंने किसी को छुआ तक नहीं, किसी भी पुरुष को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया। यदि ये बात झूठ हो तो ये नागराज मुझे अभी यही डस ले और मैं यही मर जाऊं। चमत्कार हो गया, चमत्कार। साक्षात देवी प्रकट हुई है। हाय राम, तुम तो सामान्य स्त्री नहीं हो, देवी हो। अत्यंत साहसी। अभी बेटा, सब नमन करो। देवाती मस्त कहानी थी रे बाबा। सही कह रहे हो भैया, बढ़िया लगे। अरे देख देख, सुबह होने को है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। चल। नहीं, अभी प्रकाश का कोई असर नहीं। और वैसे भी ये कहानी अभी अधूरी लगती है। कपन्ना, हाँ कपन्ना का क्या हुआ? वो अंधी माँ की कहानी है। उसमें ज्यादा रुचि हो तो ढूंढने जाने पर कहीं ना कहीं अकस्मात भेंट हो ही सकती है, जैसे मेरी आप लोगों से हुई, किसी जंगल में, पेड़ पर, हाट में, अथवा इन प्रेक्षकों में किसी ना किसी को तो मालूम ही होगा। अथवा आप भी चाहें तो इस कहानी को पूरा कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। मैं तो रानी की कहानी हूँ। मेरी कहानी के अंत में रानी को एक बेटा होता है। रानी अपने बेटे और पति के साथ सुख से जीवन बिताने लगती है। रानी ने सुख से जीवन बिताया होगा, पर अपन्ना, अगर मैं अपन्ना होता तो आज तक मैंने अपनी पत्नी को कभी भी छुआ नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी गर्भिणी, भला ये पतिव्रता कैसे? अब चाहे तो नागराज ही ना करें, चाहे जैसा फैसला क्यों ना करें, लेकिन जो बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर उसकी कीमत ही ना हो तो मुझे सुख कहाँ, संतोष कहाँ? मैं किसके लिए जीऊँ? क्यों जिंदा रहूँ मैं? एक पुरुष दूसरे पुरुष के समान प्रेम नहीं करता। प्रत्येक का प्रेम करने का ढंग अलग अलग होता है, उसका कसाव अलग होता है, उसकी पकड़ अलग होती है। सुबह का सुख और होता है, रात का रूप स्पर्श अलग होता है। पहले से ही मैं रोती थी, जब रात का ढंग ही बदल जाए तो कैसे घबराहट होती है। कौन कौन कौन? प्रत्येक रात ये सवाल अपना फल उठाता है, शरीर तड़प उठता है। तो क्या कहानी यही समाप्त हो जाती है? हाँ, इस दुनिया में गृहस्थी के माने यही हैं कि पति पत्नी अपने सारे सिर दर्दों को अपने सिरहाने रखकर उस पर सिर टिकाकर सो जाते हैं। उन सब के पास इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। खर्राटे लेने वाले पति के समान, सिर के सारे बाल झड़ जाने से गंजी हो जाने वाली पत्नी के समान, वहाँ पर भी कहानी हो सकती है, पर वो यहाँ जैसी नहीं। ये कहानी यही समाप्त होती है। अरे देख, सुबह हो गई, अब हम लोग चलते हैं। चलो फिर मिला। आज बहुत मस्त लगा मेरे को।
See you tomorrow. तो दर्शकों, ये थी प्रस्तुति नागमंडल। आपको प्रस्तुति कैसी लगी? नाटक के निर्देशक को मैं सबसे पहले आपसे परिचित कराऊंगा। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए सारांश भट्ट। अब मैं अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा वो स्वयं एवं बाबा सर को मंच पर लाएं और निदेशक को, नाट्य निर्देशक को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। आदरणीय सर। सारांश जोरदार तालियां बजाते रहिए। दर्शकों, इस प्रस्तुति से जुड़े और भी लोग हैं जिनके हेल्प से ये सारा काम हो पाया है। तो लाइट है राहुल चौहान, आगे का काम मैं सारांश से पूछ के करूंगा। सेट किसने किया भाई? सेट डिजाइन असिस्ट में थे आनंद शर्मा। म्यूजिक में शिवा सक्सेना, मनोज पाठक जो परकशनिस्ट थे। सहायक निर्देशन था नागेंद्र सिंह। मेकअप सतीश चौरसिया जी आगे आ जाइए प्लीज। जोरदार तालियां प्लीज। चंद्रभान विश्वकर्मा जी जहां कहीं भी हो आ जाए मंच पे। ये जो सेट, खूबसूरत सेट लगा हुआ है, उसका निर्माण उन्होंने किया है। हमारे
साउंड जितेंद्र सिंह नेगी जी प्लीज मंच पे आ जाइए। राजेश मौर्य जी, डीसी गुप्ता जी प्लीज आ जाइए। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, आ जाइए। और अब मैं आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें प्लीज। सर सर्टिफिकेट देना है तो उसी में परिचय हो जाएगा। ये सभी नए बच्चे हैं, सारांश ने मेहनत की है इनके साथ डायरेक्शन में। साथ में हमारे ही अभी कुछ पास आउट होने वाले बच्चे हैं, अभी हुए नहीं हैं। ये मिस्टर राहुल चौहान और आनंद शर्मा, नागेंद्र भी हैं जो सहायक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। हम एक मौका दे रहे हैं अपने बच्चों को, अभी स्टूडेंट होते हुए सहायक निदेशक के रूप में ये काम करें और आगे बढ़ें। सारांश हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं और मैंने कोशिश की थी कि मैं इनको सहायक निदेशक के रूप में बुलाऊं। बाय द वे कार्यशाला, युवा कार्यशाला में लगभग 65 प्रतिभागी हुए, तो हमें उसे 2 पार्ट में करना पड़ा और इनको मौका मिला ये निर्देशक के रूप में आपके सामने इन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ कि ये इस कसौटी पर काफ़ी हद तक सही उतरे हैं। इसके लिए मैं इनको इनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि ऐसे ही कार्य करें। भारतेंदु नाट्य अकादमी का नाम रोशन करने के लिए हमारे छात्र ही नहीं, ये जो हमारे कार्यशालाओं में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाराबंकी की कार्यशाला मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ के कुछ बच्चे, जो मैंने एक कार्यशाला दी थी और उसके बाद उनका इतना अच्छा काम था कि कुछ रिपर्टरी में हमारे काम कर रहे हैं और कुछ हमें आवश्यकता पड़ती है, हम उनको कहीं ना कहीं प्रतिभाग देते हैं और वो काम करते हैं। ऐसे मौके पर हमारे बीच में हमारे भूतपूर्व निदेशक और वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे बीच में सूरमोहन जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इन बच्चों के लिए आप भी कहें तो बहुत अच्छा होगा। ये इस वक्त भारतीय नाट्य अकेडमी, हेलो, ये जो कार्यशालाएं भारतीय नाट्य अकेडमी कर रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशालाएं हैं और ये कार्यशालाएं, इस तरह की कार्यशालाओं का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इससे 2 तरफा काम होता है। एक तो नए बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है, उनके अंदर नाटक की ये पहली कार्यशाला, लगभग बहुत लोगों की पहली कार्यशाला रही होगी, तो कितना 1 महीने में कितना सीखते हैं ये तो एक सेकेंडरी बात है। नाटक में उनकी अभिरुचि उत्पन्न होती है, एक गंभीरता से नाटक को लेना वो शुरू करते हैं। कितने लोग इसमें से कैरियर के तौर पे नाटक को लेंगे, कितने लोग अपना दूसरा काम करेंगे, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इन कार्यशालाओं से एक समग्र विकास होता है व्यक्तित्व का, ये इनका लाभ होता है। और दूसरा लाभ ये होता है कि हमारे जो भारतीय नाट्य अकेडमी से प्रशिक्षित लोग हैं उनको भी अपना एक हुनर दिखाने का मौका मिलता है, उनको एक काम मिलता है, उनको एक अक्सर ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो नाट्य प्रशिक्षण संस्थान बहुत सारे खुले हुए हैं लेकिन नाट्य प्रशिक्षण के लिए रोजगार नहीं है। मतलब उस प्रशिक्षण के बाद उनको मजबूरन फिल्म और टेलीविज़न में ही जाना पड़ता है और कहीं रोजगार नहीं है। तो भारतीय नाट्य अकेडमी इस तरीके से ये भी ख्याल रख रही है कि यहाँ से प्रशिक्षित लोगों को एक रोजगार भी मिलता रहे और उन्हें रंगमंच में ही अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता रहे। मैं सारांश को बधाई देता हूँ और सारे बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों का हौसला अफजाई किया। इसके साथ ही मैं शिवम राय से कहूँगा कि प्रमाण पत्र बच्चों को वितरित कराएं। जी सर। अनन्या सिंह आगे आ जाएं और सर्टिफिकेट ले लें। सृष्टि शेखर,
सीमा मोदी, जोरदार तालियां बजाइए। सतीश तिवारी, जोरदार तालियां। सिद्धांत निगम, सौरभ पांडे, राहुल कश्यप, तालियां बजाइए प्लीज। राघव अवस्थी, राहुल पाल, राहुल यादव, प्रशांत गौतम, प्रतीक श्रीवास्तव, प्रशांत गौतम, प्रतीक श्रीवास्तव, पीयूष सिंह, जोरदार तालियां। नमन शुक्ला, फैसल सिद्दीकी, बसंत मिश्रा, अजय यादव, अक्षय जी राव, जोरदार तालियां। अर्पिता भूटानी, शालू पांडे, सपना साहू, योगेश आर्यन, विभू कौशिक, विकास के दास, विवेक सिंह, जोरदार तालियां प्लीज। उजाली राज, जोरदार तालियां प्लीज। धन्यवाद। ज्ञापन से पहले मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूंगा। कल नाटक होगा कबीर, नीचे बीएम शाह प्रेक्षागृह में, जिसको निर्देशित किया है हैप्पी कलीसपुरिया ने। बाल रंगमंच कार्यशाला के तहत ये प्रस्तुति तैयार की गई है। और परसों आप नाटक देख पाएंगे कथा कोलाज द स्टोरीज बाय अभिषेक तिवारी, इसी मंच पे फर्स्ट। अब मैं आपको आपके आने के लिए और आपने इतना कीमती समय दिया है, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने डायरेक्टर बीएनए सर को आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर। मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, अपने पूरे स्टाफ का, जिनको मंच पर नहीं बुलाया गया है लेकिन सहयोग हमारे सारे स्टाफ का रहता है, मैं उनका आभारी हूं। सबसे ज़्यादा छुप छुप के फोटोग्राफी करने वाले सुरेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमेशा इनका योगदान रहता है। कहने की बात है कि जो हमेशा काम करते हैं, छुप के काम करते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन इनका योगदान भारतीय नाट्य अकादमी में फोटोग्राफी के लिए एक महत्वपूर्ण है और हम हमेशा इनको याद रखते हैं। ये हमसे जुड़े रहें। हमारी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक बार तालियां बजा दें। निवेदन करता हूं कि कल भी आप लोग आएं और इसी तरह कल बाल नाट्य कार्यशाला है। छोटे बच्चे 15 साल 16 साल की उम्र से कम के बच्चे होंगे, 6 साल से लेकर, और उसको देखें, इनका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।